हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस ब्रेनरी। आज के सेशन में हम एफकैट जीके के लिए पढ़ाई करने वाले हैं। तो एफकैट की भाई एक वीडियो ऑलरेडी हो चुकी है जिसमें हमने स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़े थे। कप्स एंड ट्रॉफीज़ के बारे में हमने उस वीडियो में देखा था। आज की वीडियो हम जीके से मतलब करंट अफेयर और स्टैटिक पोर्शन यहाँ पे मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किया है, तो वो हम कवर करने की कोशिश करेंगे। इस बार हमारा एफकैट में टारगेट रहेगा 200 प्लस मार्क्स का, एंड उसी हिसाब से हम अपनी पढ़ाई करेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट अपना क्वेश्चन नंबर 1। तो भाई यहाँ पे मैंने करंट अफेयर प्लस स्टैटिक पोर्शन यहाँ पे मैंने रखा हुआ है। हो सकता है कुछ करंट अफेयर्स आपने ऑलरेडी पढ़े हों, तो अच्छी बात है, आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। उसके साथ स्टैटिक पोर्शन भी मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। तो क्वेश्चन नंबर 1, मैच द फॉलोइंग। तो मैच करने हैं आपके, यहाँ पे दी हुई हैं आपकी एक्सरसाइजेज, यहाँ पे दी हुई हैं आपकी कंट्रीज़। तो ये सारी एक्सरसाइज हमें बताना है कि इंडिया की एक्सरसाइजेज हैं और कौन सी कंट्रीज़ के साथ हैं, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले एक्सरसाइज अल नज़ा। एक्सरसाइज अल नज़ा भाई इंडियन आर्मी की एक एक्सरसाइज है। इंडियन आर्मी और ओमान की आर्मी के बीच में ये होती है। तो इट इज़ बिटवीन इंडिया एंड ओमान और आर्मी की ये एक एक्सरसाइज है जिसका लेटेस्ट एडिशन अभी राजस्थान में हुआ था। अभी इसका राजस्थान में फोर्थ एडिशन जो है वो हुआ था अगस्त के महीने में। उसके बाद एक्सरसाइज वज्र प्रहार, भाई ये भी एक्सरसाइज वज्र प्रहार इंडियन आर्मी की है और कौन सी कंट्री के साथ होती है, यूएसए के साथ होती है। ये आपकी स्पेशल फोर्सेस की एक एक्सरसाइज है। इंडियन आर्मी की तरफ से पैरा स्पेशल फोर्सेस और यूएस की जो भी पैरा स्पेशल फोर्सेस हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। इसका लेटेस्ट एडिशन आपके बाखलो हिमाचल प्रदेश में हुआ था। बाखलो हिमाचल प्रदेश में इसका लेटेस्ट एडिशन हुआ था। उसके बाद एक्सरसाइज विनबैक्स, ये इंडियन आर्मी और वियतनाम के बीच में एक एक्सरसाइज है। इसके थ्रू हम क्या करते हैं, जो आपकी यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस होती है उसमें क्या होती है, रिक्रूटमेंट हम करते हैं। इसका लेटेस्ट एडिशन भाई अभी हरियाणा के चंडी मंदिर, जहाँ पे हमारे नदन कमांड के सॉरी नदन कमांड नहीं, आपके वेस्टर्न कमांड के हेडक्वार्टर्स हैं चंडी मंदिर हरियाणा में। ठीक है, यहाँ पे इसका लेटेस्ट एडिशन अभी हुआ था। एंड लास्ट में एक्सरसाइज पिच ब्लैक, ये आपकी ऑस्ट्रेलिया के साथ होती है। ये एक एयर एक्सरसाइज है, लेटेस्ट एडिशन ऑस्ट्रेलिया में ही हुआ था, जिसमें इंडियन एयरफोर्स की तरफ से सुखोई 30 एयरक्राफ्ट ने पार्टिसिपेट किया था। उसके अलावा और जानने लायक फैक्ट्स यहाँ से क्या है, यहाँ से ओमान की कैपिटल आपको पता होनी चाहिए। ओमान की कैपिटल है मस्कट। उसके अलावा यूएसए की कैपिटल आपको पता है वाशिंगटन डीसी। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबेरा। उसके अलावा वियतनाम की कैपिटल है हानोई। ठीक है, इंडिया की कैपिटल है आपको पता ही है। उसके अलावा भाई यूएसए और इंडिया के साथ अगर हम बाकी एक्सरसाइज की बात करें, तो इंडिया एंड यूएस के साथ एक और एक्सरसाइज होती है हमारी। एक्सरसाइज का नाम है एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास। इंडियन आर्मी और यूएस आर्मी के बीच में ये होती है। ठीक है, आर्मी की एक एक्सरसाइज है जिसका लेटेस्ट अभी एडिशन ओली उत्तराखंड में हुआ है। उसके अलावा इंडिया और इंडियन एयरफोर्स और यूएस एयरफोर्स के बीच में एक एक्सरसाइज है जिसका नाम है एक्सरसाइज कोप इंडिया। ये इंडियन एयरफोर्स और यूएस एयरफोर्स के बीच में एक एयर एक्सरसाइज है। ओके, तो इनको ज़रा ध्यान रखेंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। सारेक्स 2020 इज़ एन एक्सरसाइज ऑफ। तो सारेक्स 2022 अभी हुई थी भाई, ये आपकी इंडियन कोस्ट गार्ड की ये एक्सरसाइज है। इंडियन कोस्ट गार्ड अगर बात करें भाई हमारी, ये आपकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर टोटल हमारी 4 फोर्सेस आती हैं। इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और आपका जो इंडियन कोस्ट गार्ड है, ये भी भाई आपका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आता है। कई बार बच्चे इसको सोचते हैं कि ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में आता होगा, नहीं, ये आपका किस में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आता है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स इन द कंट्री।
तो ये क्वेश्चन भाई कई बार पूछा हुआ है, ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स आपकी कौन सी है? तो भाई ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स है आपकी आसाम राइफल्स, जो कि आपकी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है। तो ये आपकी ना कुछ फोर्सेस हैं जो आपकी सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस है ना, जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में आती हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। तो ऊपर मैंने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तो लिखवा दी, इसमें ये 4 आती हैं। यहाँ पे आपको लिखवा देता हूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में कौन कौन सी हमारी सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस आती हैं। तो इसमें आती है हमारी CISF, CRPF, ITBP, BSF, और क्या हो गया हमारा आपका SSB, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स एंड आसाम राइफल्स। ये 7 आपकी क्या हैं? ये आपकी सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस हैं, जो कि आपकी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती हैं, जिसमें से आपकी जो आसाम राइफल्स है ये आपकी ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स है। ठीक है, और एक और यूनिक बात है आसाम राइफल्स की, जैसे CISF, CRPF ये सब सारी कम्प्लीटली MHA के अंदर आती हैं, लेकिन आसाम राइफल का क्या है? आसाम राइफल का जो मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है ना, वो सारा आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर। लेकिन इसका जो मतलब जो इसके चीफ्स वगैरह होते हैं, ठीक है, जो चीफ वगैरह होते हैं वो आपके बनते हैं इंडियन आर्मी से, जिससे इंडियन आर्मी का कोई लेफ्टिनेंट जनरल या जर्नल्स को अपॉइंट किया जाता है एज द चीफ ऑफ असम राइफल। लेकिन जो बाकी जो काम होता है भाई आपका, वो आपका आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में। ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स है आपकी आसाम राइफल्स। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आता है भी आता है कि MOD में कौन सी आती है और MHA में कौन सी आती है और ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री कौन सी है, तो सबको अपना ध्यान रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल वाज रिसेंटली डेवलप्ड बाय द DRDO फॉर द यूज ऑफ। तो भाई ये मिसाइल है, शॉर्ट में इसका नाम है VLSRSAM, वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज SAM का मतलब सरफेस टू एयर मिसाइल। ठीक है, तो सबसे पहले पता होना चाहिए ये आपकी क्या है, एक सैम है, सैम मतलब सरफेस टू एयर है। ठीक है, रेंज इसकी कितनी है? शॉर्ट रेंज है। बनाया किसने है? DRDO ने बनाया है। हमें बताना है कि किसके यूज़ के लिए बनाया है। तो भाई DRDO ने इसको बनाया है फॉर द यूज़ ऑफ इंडियन नेवी, इंडियन नेवी के लिए बनाया है। इसकी रेंज की अगर बात करें तो शॉर्ट रेंज है अराउंड 40 to 50 किलोमीटर, एंड इट कैन फ्लाई अप टू एन एल्टीट्यूड ऑफ 15 किलोमीटर। ठीक है, एल्टीट्यूड की रेंज है 15 किलोमीटर, DRDO ने बनाया है। ठीक है, DRDO की हम बात करें तो DRDO की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकता है। आपकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर ये आपकी आती है, जिसके हेडक्वार्टर्स हैं न्यू दिल्ली में। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। हनी, क्वीन एंड बम्बल रिसेंटली डेवलप्ड बाय नासा एज ए पार्ट ऑफ एस्ट्रोबी प्रोजेक्ट आर। तो भाई नासा का अभी एक प्रोजेक्ट चल रहा था, प्रोजेक्ट का नाम था एस्ट्रोबी प्रोजेक्ट। तो एक क्वेश्चन तो यहाँ से ऐसे ही बन सकता है कि जो एस्ट्रोबी प्रोजेक्ट है या फिर एस्ट्रोबी मिशन है, ये कौन सी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन का मिशन है? तो ये भाई नासा का मिशन है। नासा की फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि US की एक स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है। तो उसका एक मिशन था एस्ट्रोबी मिशन। ठीक है, तो उस एस्ट्रोबी मिशन के अंदर नासा ने बनाए हैं फ्री फ्लाइंग रोबोट्स। तो इसी फ्री एस्ट्रोबी मिशन का ये पार्ट है। तो क्या है भाई? ये फ्री फ्लाइंग रोबोट हैं आपके। ठीक है, नाम है इनका हनी, क्वीन और बम्बल। तो ये 3 फ्री फ्लाइंग रोबोट्स बनाए हैं नासा ने अंडर देयर एस्ट्रोबी मिशन। ओके, तो पूछा जा सकता है क्या चीज़ है भाई, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने बनाए हैं? ओके, तो एस्ट्रोबी मिशन क्या है? ये भाई उनका एक माइक्रो ग्रेविटी एक्सपेरिमेंट है। माइक्रो ग्रेविटी एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए उन्होंने क्या किया है, ये एस्ट्रोबी मिशन लॉन्च किया है। उसके अंदर भाई उन्होंने 3 फ्री फ्लाइंग छोटे छोटे रोबोट्स बनाए हैं, छोटे छोटे, जिनका नाम इन्होंने रखा है क्वीन, हनी एंड बम्बल। ये बेसिकली आपके हनी बीज की वैरायटीज़ होती हैं, लेकिन उन्होंने जो इनका जो मिशन है
उसका नाम इन्होंने बी के ऊपर ही रखा है, तो उसके जो रोबोट्स हैं उनका नाम भी इन्होंने बीज के ऊपर रख दिया है, तो उसको ध्यान रखेंगे। उसके अलावा यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, जैसे नासा आपकी कहाँ की है, यूएस की स्पेस एजेंसी है। ऐसे ही कुछ कंट्रीज़ हैं जिनकी अलग अलग स्पेस एजेंसीज हैं, जैसे इंडिया की है आपकी इसरो, ठीक है। उसके अलावा एक स्पेस एजेंसी है रोसकोसमोस, कहाँ की है, रशिया की है, ठीक है। स्पेस एक्स, भाई स्पेस एक्स भी आपकी इलोन मस्क की है, यूएस बेस्ड ही है, ठीक है, इलोन मस्क की है। और अभी ये न्यूज़ में थी, अभी इसी स्पेस एक्स ने एक रॉकेट लॉन्च किया है, रॉकेट का नाम है फाल्कन हैवी रॉकेट। काफ़ी कई महीने पहले एक और रॉकेट लॉन्च किया था जिसका नाम था फाल्कन रॉकेट। तो फाल्कन और फाल्कन हैवी दोनों ही स्पेस एक्स के रॉकेट्स हैं, ओके। उसके अलावा एक है जाक्सा, ये आपकी जापान की स्पेस एजेंसी है, ठीक है। एक आपकी है यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ये आपकी यूरोपियन यूनियन की है। एक है CNSA, ये कहाँ की है, CNSA आपकी चाइना की है। इसी CNSA चाइना की इन्होंने क्या बनाया है, इन्होंने बनाया है एक सैटेलाइट सिस्टम। सैटेलाइट सिस्टम इन्होंने बनाया है जिसका नाम है BDU सैटेलाइट सिस्टम। ये बेसिकली क्या है, एक नेविगेशन सिस्टम है। जैसे आपका GPS होता है, GPS कहाँ का है, USA का एक नेविगेशन सिस्टम है। ऐसे ही चाइना वालों ने खुद का नेविगेशन सिस्टम बनाया है, ठीक है। इसका नाम है BDU नेविगेशन सिस्टम, ठीक है। तो ये बेसिकली CNSA नहीं, इसको आप लिख लो किसने बनाया है, चाइना ने बनाया है, ठीक है। BDU सैटेलाइट सिस्टम कौन सी कंट्री से है, ये आपको पूछा जा सकता है। इसके अलावा चाइना ने एक स्पेस स्टेशन भी बनाया है, स्पेस स्टेशन का नाम है तियांगोंग स्पेस स्टेशन, तियांगोंग स्पेस स्टेशन। ये किसने बनाया है, ये बनाया है भैया आपका चाइना ने ही। और इसी चाइना ने बनाया है BDU सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम। उसके अलावा इंडिया में एक और जैसे यूएस में है ना स्पेस एक्स, ऐसे ही इंडिया में है आपकी एक प्राइवेट स्पेस ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है स्काई रूट एरोस्पेस। तो स्काई रूट एरोस्पेस ने क्या किया है, इंडिया का पहला प्राइवेट रॉकेट बनाया है। रॉकेट का नाम है विक्रम-S रॉकेट। हमारे जो विक्रम साराभाई हैं जिनको हम फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम बोलते हैं, उन्हीं के नाम पे एक रॉकेट बनाया है जो बेसिकली क्या है, इंडिया का पहला प्राइवेटली बिल्ट रॉकेट है, जो कि एक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। इस पे हम क्या करते हैं, सैटेलाइट्स को लॉन्च करते हैं। तो ये कुछ आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड न्यूज़ जो अभी न्यूज़ में थे, इनको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो ये कुछ यहाँ पे आपकी सैटेलाइट्स हैं। तो ये बेसिकली आपकी क्या है, मिलिट्री सैटेलाइट्स हैं। आपको मैच करना है कि कौन से सैटेलाइट कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करती है। तो सबसे पहले GSAT-7। तो GSAT-7 भाई आपकी इंडियन नेवी की एक सैटेलाइट है। इसको भाई हम रुक्मणी भी बोलते हैं। इंडिया की पहली ऐसी सैटेलाइट है जो हमने मिलिट्री के यूज़ के लिए बनाई है। उसके अलावा GSAT-7A, ये हमारी इंडियन एयरफोर्स की एक एक्सरसाइज है। और GSAT-7B हमारी इंडियन कोस्ट गार्ड की एक एक्सरसाइज है, ठीक है। ऑप्शंस अपने ढूंढ लेना। इन तीनों एक्सरसाइजेस को भाई बनाया किसने है, सॉरी इन तीनों सैटेलाइट्स को बनाया है हमारे इसरो ने, जिसकी फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ओके। ये आपकी भाई मिनिस्ट्री ऑफ, कौन से में आते हैं इसरो, मिनिस्ट्री ऑफ स्पेस में आती है, ठीक है। जिसको डायरेक्टली सीन करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है बेसिकली ये, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस बोल लो या मिनिस्ट्री ऑफ स्पेस बोल लो, उसके अंदर आती है, विच इज़ डायरेक्टली ओवरसीन बाय आवर प्राइम मिनिस्टर। इसके हेडक्वार्टर्स हैं कहाँ पे, बेंगलुरु। और विक्रम साराभाई को हम बोलते हैं हमारे फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। और होमी जे भाभा को हम बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। ये दो एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं आपके लिए। उसके अलावा अभी एक इंडियन आर्मी का एक ऑपरेशन था, ये कहाँ कोस्ट गार्ड में मिला दिया। अभी इंडियन आर्मी ने एक ऑपरेशन भी किया था, ठीक है। ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन स्काईलाइट।
तो ऑपरेशन स्काईलाइट भाई आपका कहाँ का है, इंडियन आर्मी का एक ऑपरेशन है। इसमें क्या किया था, इस ऑपरेशन स्काईलाइट में जो इंडियन आर्मी की जो सैटेलाइट है जिसका नाम है GSAT-7B, इस सैटेलाइट को क्या किया था, टेस्ट किया था इस ऑपरेशन स्काईलाइट के अंदर। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन स्काईलाइट कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का ऑपरेशन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे। इंडियाज फर्स्ट कमर्शियल स्पेस ऑब्जर्वेटरी विल बी सेट अप इन। तो अभी अभी इंडिया भाई अपनी एक पहली कमर्शियल स्पेस ऑब्जर्वेटरी सेटअप करने वाला है, कहाँ पे, उत्तराखंड में। और उत्तराखंड में कहाँ भी, उत्तराखंड के गढ़वाल रीजन में। उत्तराखंड के गढ़वाल रीजन में इंडिया की पहली स्पेस ऑब्जर्वेटरी कमर्शियल यूज़ के लिए सेटअप होने वाली है। उसके अलावा हानले भाई लद्दाख में है। यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे बनेगा इंडिया का पहला डार्क स्काई रिजर्व। इंडियाज फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व कहाँ पे बनेगा, आपके हानले लद्दाख में बनेगा। उसके अलावा सिलिकॉन वैली कहाँ पे है, बेंगलुरु में है। ठीक है, यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे 15 जनवरी को, जो कि हमारा क्या होता है, आर्मी डे होता है, तो पहली बार यहाँ पे आर्मी डे परेड होने वाली है। जर्नली क्या होता था, आर्मी डे परेड आपकी दिल्ली में होती थी, लेकिन इस बार आर्मी डे परेड आपकी बेंगलोर सिलिकॉन वैली में होगी। ठीक है, आपके एयरफोर्स डे पे भी ऐसा ही हुआ था, जो कि आपका 8 अक्टूबर को हुआ था। तो उसमें क्या हुआ था, जर्नली एयरफोर्स की जो परेड है वो कहाँ होती थी, हिंडन एयरबेस पे होती थी। लेकिन इस बार कहाँ हुई थी, इस बार आपकी चंडीगढ़ में हुई थी। और चंडीगढ़ में एक लेक है जिसका नाम है सूखना लेक। उसी सूखना लेक के ऊपर क्या हुआ था, आपका एयर शो भी हुआ था। तो ये भी पूछा जा सकता है कि सूखना लेक आपका कहाँ पे है, या फिर ये पूछा जा सकता है कि परेड कहाँ पे हुई थी। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। Which state or union territory in India has become the first state in India to release a dedicated semiconductor policy? तो क्वेश्चन आपका, डेडिकेटेड सेमीकंडक्टर पॉलिसी कौन सी स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी लेके आई है। तो भाई वो लेके आया आपका गुजरात। गुजरात आपका बन गया है पहला ऐसे स्टेट जिसने एक डेडिकेटेड सेमीकंडक्टर पॉलिसी रिलीज की है। उसके अलावा हिमाचल प्रदेश बन गया है फर्स्ट स्टेट टू रिलीज ड्रोन पॉलिसी, टू ब्रिंग ड्रोन पॉलिसी। ड्रोन पॉलिसी लेके आने वाला पहला स्टेट बना है हिमाचल प्रदेश। और सेमीकंडक्टर पॉलिसी लेके आने वाला पहला स्टेट बना है गुजरात। इसी गुजरात के अंदर एक शहर है, शहर का नाम है गिफ्ट सिटी। तो एक क्वेश्चन यहाँ से ऐसे बन सकता है, गिफ्ट सिटी कहाँ है। तो गिफ्ट सिटी भी आपके गुजरात में है। एक और है यहाँ पे ढोलेरा। तो ढोलेरा स्मार्ट सिटी यहाँ पे एक बन रही है, ये भी कहाँ पे है, गुजरात में है। उसके अलावा हिमाचल प्रदेश भाई बना है 100% LPG एनेबल्ड स्टेट, LPG एनेबल्ड स्टेट। एंड आपका 100% स्मोक फ्री स्टेट भी कहाँ क्या बना है, आपका हिमाचल प्रदेश ही बना है। और यहीं पे हुए थे आपके अभी असेंबली के इलेक्शंस। तो यहाँ पे एक गांव है, गांव का नाम है ताशी गैंग। ताशी गैंग हिमाचल के लाहौल स्पीति में एक गांव है, जो कि है भाई वर्ल्ड का हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन। वर्ल्ड का हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन है, जिसके अंदर केवल 52 वोटर्स हैं, और इनका रिकॉर्ड है यहाँ हर बार 100% वोटिंग होती है। ओके, और अभी एक बुजुर्ग थे जिनका नाम तो मेरे को अभी ध्यान नहीं आ रहा है, वो थे हमारे इंडिया के, इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले वोटर। तो उनका नाम जरा चेक करना जाके कौन थे वो। ठीक है, उसके अलावा अगर सिक्किम की बात करें, तो सिक्किम में इंस्टॉल किया गया है इंडिया का पहला एवलॉन्च मॉनिटरिंग सिस्टम। एवलॉन्च मॉनिटरिंग रडार या बोल लो, या एवलॉन्च मॉनिटरिंग सिस्टम बोल लो, इंडियन आर्मी ने सेटअप किया है कहाँ पे, सिक्किम में। तो इसको भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। डिस्ट्रिक्ट जजेस आर अपॉइंटेड बाय। तो ये क्वेश्चन कई बार सीडीएस या सीएपीएफ में भी आता है, एफकेट में भी पूछा जा सकता है। तो देखो भाई क्या होता है, हमारी जो जुडिशरी होती है ना, वो होती है आपकी इंटीग्रेटेड। ठीक है, तो आपका क्या होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, या फिर आपका जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ये अपॉइंट कौन करता है, ये अपॉइंट करते हैं आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसके अलावा जो आपके होते हैं जज ऑफ हाई कोर्ट,
और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। तो क्या करते हैं भाई, आपके इंटीग्रेटेड जुडिशरी है हमारे इंडिया में, तो इन सभी को भाई हमारे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। कई बार बच्चे समझते हैं कि स्टेट का अगर हाई कोर्ट का जज है तो उसको गवर्नर करता होगा, नहीं। हमारी जुडिशरी जो है वो एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है, ठीक है। स्टेट का भी वही सिस्टम है, यूनियन का भी वही सिस्टम है, तो इन सब को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है। लेकिन जो छोटे लेवल पे होते हैं आपके डिस्ट्रिक्ट जजेस को अपॉइंट करने का काम करता है हमारे गवर्नर साहब, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका कौन अपॉइंट करेगा, गवर्नर अपॉइंट करते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट जजेस को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, कुछ स्टेटमेंट्स हैं आपकी भाई। डीआरडीओ कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, सही है, ऑलरेडी बता चुका हूं मैं आपको। नेक्स्ट आपका इसरो ऑपरेट्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, ये भी सही है भाई। विच इज़ डायरेक्टली ओवरसीन बाय द प्राइम मिनिस्टर, बिल्कुल सही है, बता चुका हूँ ऑलरेडी। नेक्स्ट, द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, द चीफ नेशनल कंपटीशन रेगुलेटर कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, ये भी सही है आपका, ठीक है। तो ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन न्यूज़ में थी। डीआरडीओ एमओडी में आती है, इसरो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस में आती है जो प्राइम मिनिस्टर के अंदर आता है, और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो देश में चीफ नेशनल कंपटीशन रेगुलेटर है, ठीक है, जो कि आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स में। तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे सही हैं। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है आपके, हाउ मैनी ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, कितनी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हैं। तो भाई 1, 2 और 3, टोटल 3 स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट हैं। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है। इस यहाँ पे ना ध्यान रखना कि हाउ मैनी पूछा है या आपको पूछा है विच स्टेटमेंट पूछेगा तो आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। हाउ मैनी पूछा है तो बताना है कि कितनी स्टेटमेंट सही है। इस बार ना उसने सीडीएस में ये चालाकी की थी, पहले हर साल वो पूछता था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, लेकिन इस बार उसने पूछा हाउ मैनी। तो कई बच्चों ने ना उसको नोट नहीं किया और वो गलत कराए। तो इनको पहले क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना है, देन अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ये भी मैच द फॉलोइंग है भाई, ठीक है। तो ये आपके भाई 5 ईयर प्लान्स दे रखे हैं, ठीक है, और ये बता रखे हैं कि ये कौन से मॉडल पे बेस्ड था। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फर्स्ट 5 ईयर प्लान की, तो सबसे पहले ना इनके ईयर्स जान लेते हैं, हम ईयर भी आते हैं। तो पहला 5 ईयर प्लान आया था इसका गाइस आपका फ्रॉम 1951 टू 1956। उसके बाद सेकंड 5 ईयर प्लान आया था फ्रॉम 1956 टू 1961। उसके बाद थर्ड प्लान आया था आपका फ्रॉम 1961 टू 1966। एंड फोर्थ 5 ईयर प्लान आपका आया था फ्रॉम 1969 टू 1974, ठीक है। बीच में एक 5 साल का क्या हो गया था, गैप हो गया था, इसलिए ये आपका, सॉरी 5 का नहीं 3 साल का। तो जो फोर्थ ईयर प्लान आया था आपका वो 3 साल के गैप के बाद आया था, ओके। उसके अलावा एक क्वेश्चन यहाँ से आता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हमने ये 5 ईयर प्लान का जो ये है सिस्टम, वो हमने लिया कहाँ से था। तो 5 ईयर प्लान का जो फीचर है गाइज, वो हमने बोरो किया था फ्रॉम यूएसएसआर, ठीक है। यूएसएसआर का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वहाँ से हमने बोरो किया था 5 ईयर प्लान्स को, ओके। तो भाई क्वेश्चन पे आते हैं वापस। क्वेश्चन में हमें बताना है कि ये हमारे 5 ईयर प्लान्स थे, ये कौन से मॉडल्स पे बेस्ड थे। तो जो आपका फर्स्ट 5 ईयर प्लान था गाइज, वो बेस्ड था हमारे ऑन हेरोड डोमर मॉडल। उसके बाद सेकंड 5 ईयर प्लान हमारा बेस्ड था ऑन महालानोबिस मॉडल। एक हमारे थे स्टैटिस्टिशियन थे जिनका नाम था पीसी महालानोबिस, ठीक है। इनको हम आपका फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स भी बोलते हैं। इन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी पे हम नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे बनाते हैं, ठीक है। उसके अलावा थर्ड 5 ईयर प्लान बेस्ड था भाई आपके सुखमोई चक्रवर्ती मॉडल पे, और जो आपका फोर्थ 5 ईयर प्लान था वो बेस्ड था आपका, उसको हम बोलते हैं गडगिल योजना। तो फर्स्ट का हो गया आपका हेरोडोमर मॉडल, तो आंसर देखते हैं। फर्स्ट का आपका क्या हो गया, डी हो गया, ठीक है। तो डी आपका इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। सेकंड 5 ईयर प्लान आपका
महालोबिस प्लान, तो सेकंड का आंसर हो गया आपका सी, तो इसमें भी सी है, इसमें भी सी है। थर्ड था आपका सुखोई चक्रवर्ती मॉडल, सुखमोई, तो थर्ड का ऑप्शन हो गया बी, तो इसमें भी नहीं है, तो ये बच गया आपका, दिस इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट ए मेंबर ऑफ आशियान। आपको बताना है कि आशियान का कौन सी कंट्री इसमें से मेंबर नहीं है। तो आशियान भाई आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जिसकी फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसके अंदर 10 मेंबर कंट्रीज हैं। इसके सबसे पहले इसके अगर हेडक्वार्टर्स की बात करें तो इसके हेडक्वार्टर्स हैं इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता में। जकार्ता है इंडोनेशिया की कैपिटल, यहाँ पे इसके हेडक्वार्टर्स हैं। 10 मेंबर कंट्रीज हैं इसकी, कौन कौन सी लिखवा देता हूँ मैं आपकी। सबसे पहले ब्रुनई, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, उसके बाद है मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, फिलीपींस, क्या क्या हो गया, ब्रुनई, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, फिलीपींस, इंडोनेशिया एंड म्यांमार। ये 10 कंट्रीज हैं इसके मेंबर हैं, ठीक है। और अभी एक 11th कंट्री है जो इसका मेंबर बनने वाला है, उसका नाम है आपका तिमूर लेस्टे, ठीक है। ये इसका एक 11th मेंबर बनने वाला है। तो क्वेश्चन भाई कौन सी कंट्री इसका मेंबर नहीं है, तो ब्रुनई भी है, कंबोडिया भी है, म्यांमार भी है, मालदीव्स जो है वो आपके आसियान का मेंबर नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे भी मैच करना है, ठीक है। ये आपके कुछ वेटलैंड दिए हैं जो अभी काफ़ी न्यूज़ में थे। तो सबसे पहले है पाला वेटलैंड, साक्या सागर लेक, हीराकौंड रिजर्वोयर और शालबुग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व। तो भाई देखो, ऑप्शन की हेल्प से करेंगे, अगर आपको एक भी पता है ना तो भी आपको कितनी हेल्प होगी करने में। तो जैसे जो शालबाग वेटलैंड कंजर्वेशन है वो कहाँ पे है आपका, जम्मू एंड कश्मीर में है। तो थर्ड का ऑप्शन रहेगा ए, तो थर्ड का ए, तो ये एलिमिनेट हो गया, इसमें ए नहीं है। उसके बाद अगर बात करें पाला वेटलैंड की, तो पाला वेटलैंड है भाई आपका मिजोरम में, तो फर्स्ट का रहेगा बी, तो फर्स्ट का बी रहेगा, तो आपका ये भी एलिमिनेट हो गया। अब आपके दो बच गए। उसके बाद आपका है हीराकौंड रिजर्वोयर, ये आपका कहाँ पे है, उड़ीसा में है। ये मैंने ऑप्शंस थोड़े से जानबूझ के ऐसे रखे हैं, लेकिन एग्जाम में क्या होता है भाई, एग्जाम में दो हो जाए ना तो ही आप एलिमिनेट करके सोल्व कर देते हो। तो फोर्थ का है आपका भाई सी, इसमें भी सी है, इसमें भी सी है, ठीक है। तो क्या दिक्कत है आपकी, बी आपको बच गया, एक ही ऑप्शन बचा है साक्या सागर लेक, ये कहाँ पे है आपका, एमपी में है। तो सेकंड का आपका रहेगा डी, बी डी 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 ए, दो ऑप्शन सेम हो गए, कोई नहीं, गलती से हो गई, ठीक है, इसको हटा दो, तो ऑप्शन यहाँ पे गलती से सेम ही हो गए। ओके, तो इनको याद रखना, ये आपका कहाँ पे है, ये आपका एमपी में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, मैच द फॉलोइंग। ये मैच कर दें भाई आपको, ये आपके कुछ प्रोजेक्ट्स आए थे। सबसे पहले भाई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, तो ये आपके कुछ यार आए थे एक्ट, ठीक है। क्या होता है भाई, प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर हम अपने टाइगर्स की कंजर्वेशन करते हैं और जो हमारे टाइगर रिजर्व्स वगैरह हैं वो बनाते हैं। प्रोजेक्ट एलिफेंट्स के अंदर हम क्या करते हैं, एलिफेंट्स की कंजर्वेशन करते हैं, ठीक है, जिसके अंदर हम क्या बनाते हैं, अपने एलिफेंट रिजर्व्स जो हैं वो बनाते हैं। तो आपको ईयर बताना है कब आए थे, ठीक है। तो सबसे पहले आया था भाई आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इन द ईयर 1972, ठीक है। उसके बाद आया था एक साल बाद प्रोजेक्ट टाइगर इन द ईयर 1973, और लास्ट में आया था प्रोजेक्ट एलिफेंट इन द ईयर 1992। तो फर्स्ट का ए, सेकंड का बी, थर्ड का सी।
ठीक है, तो इनको ध्यान रखना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। कोराडिया आइलैंड विच वाज रिसेंटली इन न्यूज़ इज ए, तो ये भाई अभी न्यूज़ में थी। तो ये क्या है भाई, ये भाई वर्ल्ड की पहली हाइड्रोजन पावर्ड पैसेंजर ट्रेन है। वर्ल्ड की पहली हाइड्रोजन पावर पैसेंजर ट्रेन है। और कौन सी कंट्री ने इसको लॉन्च किया है? सो इट इज़ लॉन्च्ड बाय जर्मनी। ठीक है। और अभी अभी वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट ट्रेन भी लॉन्च की गई है। वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट ट्रेन लॉन्च की है गाइस, कहाँ, किसने? स्विट्जरलैंड ने। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। आनंद ताल लेक इज इन दिल्ली वाज बिल्ट बाय, तो भाई एक क्वेश्चन तो आपका यहीं पे कवर हो गया। आनंद ताल लेक कहाँ पे है आपकी? आनंद ताल लेक आपकी दिल्ली में है। ये न्यूज़ में इसलिए थी क्योंकि अभी इसको डिक्लेयर कर दिया गया है मोन्यूमेंट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। मोनूमेंट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंट। और ये डिक्लेयर करने का काम कौन करता है? तो आपकी एक बॉडी है, बॉडी का नाम है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने आनंद ताल लेक जो कि दिल्ली में है उसको डिक्लेयर किया है मोनूमेंट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। और इसको बनवाया किसने था? तो आपके एक किंग थे जो कि बिलोंग करते थे तोमर डायनेस्टी से। किंग का नाम था आनंग पाल टू। ठीक है। तो आनंद पाल टू जी ने इसको बनवाया था। ठीक है, ये बिलोंग करते हैं भाई आपके तोमर डायनेस्टी से। डायनेस्टी क्या होती है? तो क्या होता है, जिस आपके जो अगर एक फैमिली से जो राजा बनते रहते हैं ना, जैसे एक राजा बन गया, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, उसका बेटा, तो वो जो सिस्टम चलता है ना उसको हम डायनेस्टी बोलते हैं। ठीक है, आई होप पता होगा आप लोगों को। ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाज फाउंडेड बाय, तो भाई आपका पहले पढ़ा था एएसआई के बारे में। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं भाई। ठीक है। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये भाई आपका जो मोन्यूमेंट्स वगैरह होते हैं उनको प्रिजर्व करने का काम करता है। तो भाई इसको बनाया किसने था, ये आपको बताना है। तो भाई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसको बनाया गया था, एक भाई साहब थे, भाई साहब का नाम था अलेक्जेंडर कनिंगम। ठीक है। अलेक्जेंडर कनिंगम जी ने इसको फॉर्म किया था। और ये बने थे आपके फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है। और अगर हम बात करें इसके हेडक्वार्टर्स की, तो आज के टाइम पे इसके हेडक्वार्टर्स हैं न्यू दिल्ली में। एंड इट वाज फाउंडेड बाय अलेक्जेंडर कनिंगम इन द ईयर 1861। 1861 में इसको फाउंड किया गया था बाय अलेक्जेंडर कनिंगम। और यही बने थे इसके पहले डायरेक्टर जनरल। आती है गाइज आपके अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर ये एक बॉडी है। और अगर हम बात करें करंट डायरेक्टर जनरल की, तो अभी वी विद्यावती जी हैं इसके करंट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। वर्ल्ड वेटलैंड डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है भाई? तो ये मनाया जाता है ऑन 2 फेब। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि भाई 2 फेब को क्या हुआ था? तो 2 फेब 1971 को एक जगह है ईरान के अंदर जिसका नाम है रामसर। रामसर एक जगह का नाम है ईरान में। यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे कुछ कंट्रीज की मीटिंग हुई थी। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? रामसर कन्वेंशन बोलते हैं। तो इसमें क्या हुआ था, आपके जितने भी वेटलैंड्स वगैरह हैं इनको कंजर्व करने की जो बातें हैं वो कही गई थी। तो इनको हम बोलते हैं कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स। ठीक है। तो उसी को ऑब्जर्व करने के लिए हम हर साल 2 फेब को मनाते हैं वर्ल्ड वेटलैंड डे। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। मैच द फॉलोइंग, हिरोशिमा डे, नागासाकी डे। ठीक है, उसके बाद ये लिटिल बॉय फैट मैन। तो यहाँ पे बेसिकली आपको डेट दी गई है, वो डेट जब हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर बॉम्बिंग की गई थी। नेक्स्ट आपको उन न्यूक्लियर बॉम्ब्स के नाम दिए गए हैं। एक बॉम्ब का नाम था लिटिल बॉय, एक का नाम था फैट मैन। तो आपको डेट बनानी है कि कौन सी शहर के ऊपर कौन सा बम गिरा, कब गिरा था, और उस बम का नाम क्या था। तो हिरोशिमा की अगर बात करें
तो हिरोशिमा के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब अटैक किया गया था ऑन 6 अगस्त, और उस बॉम्ब का नाम था भाई आपका लिटिल बॉय। उसके अलावा नागासाकी के बॉम्ब ड्रॉप किया गया था ऑन 9 अगस्त, और बॉम्ब का नाम था फैटमैन। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एफकेट में। इसलिए 6 अगस्त को हम मनाते हैं हिरोशिमा डे, 9 अगस्त को हम मनाते हैं नागासाकी डे। ओके, तो यहाँ से अपना जो आंसर्स है मैच कर लेना। उसके अलावा अगस्त में कुछ और डेज मनाते हैं हम, जैसे 12 अगस्त को हम मनाते हैं इंटरनेशनल यूथ डे। इंटरनेशनल यूथ डे। उसके अलावा 29 अगस्त को हम मनाते हैं नेशनल स्पोर्ट्स डे। ठीक है, क्यों बनाते हैं? क्योंकि 29 अगस्त को होती है हमारे जो मेजर ध्यानचंद थे उनकी बर्थ एनिवर्सरी, जो कि हॉकी के प्लेयर थे, और उन्हीं के बर्थ एनिवर्सरी पे हम क्या बनाते हैं? अपना नेशनल स्पोर्ट्स डे बनाते हैं। ठीक है, उसके अलावा 7 अगस्त को हम मनाते हैं जेवलिन थ्रो डे। ठीक है, पिछले साल से ही हमने मनाना शुरू किया है, क्योंकि इस दिन हमारे नीरज चोपड़ा जी ने गोल्ड मेडल जीता था इन जेवलिन थ्रो इन टोक्यो ओलंपिक्स। और 4 अगस्त को हम पिछले साल ही हमने डिक्लेयर किया था, हम क्या बनाते हैं? पार्टीशन हॉरर्स एंड रिमेम्बरेंस डे। ठीक है, उसके अलावा जो हम मंथली करंट अफेयर्स करते हैं ना, तो उसमें सारे डेज वगैरह ये मैं लास्ट में कवर करवाता हूँ, तो उसको देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द अमंग द फॉलोइंग सिटी इज नॉट अ सिटी वेयर द रियर गंगा पासेज। बताना भाई, रिवर गंगा आपकी कौन से इन शहर से पास नहीं करती है? तो पटना बिहार में पास करती है, वाराणसी यूपी से भी पास करती है, हरिद्वार से भी पास करती है, मथुरा से आपकी जो रिवर है वो पास नहीं करती है। कितना इजी क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, वही आपका कहीं तो पढ़ा हुआ आ गया कि मेजर ध्यानचंद बर्थडे इज सेलिब्रेटेड एज द नेशनल स्पोर्ट्स डे इन इंडिया ऑन विच अमंग द फॉलोइंग डेट। तो ये हम कब मनाते हैं? ये भाई हम 29 अगस्त को बनाते हैं। मेजर ध्यानचंद जी हैं आपके भाई हॉकी के प्लेयर थे। ठीक है, हॉकी के प्लेयर थे। इनको भाई हम क्या बोलते हैं? इनको हम विजार्ड, इनका निक नेम है विजार्ड, या फिर इनको हम मैजिशियन बोलते हैं। ठीक है, और ये इनके निक नेम है। और इनकी एक बुक थी जो कि इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है, बुक का नाम है गोल। और जो पहले हमारा होता था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, उसका नाम चेंज करके अब कर दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। तो इसको भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। आपको बताना है कि इनमें से आपके यूनाइटेड नेशन की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी नहीं है। तो भाई यूनाइटेड नेशंस की ना भाई टोटल 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। कितनी हैं? 6। कौन कौन सी हैं वो लिखवा देता हूँ मैं आपको। सबसे पहले है अरेबिक, दूसरी है चाइनीज़, तीसरी है इंग्लिश, फोर्थ है फ्रेंच, ठीक है, फिफ्थ है रशियन, और सिक्स्थ है आपकी स्पेनिश। तो कौन सी नहीं है? रशियन भी है, अरेबिक भी है, स्पेनिश भी है, जर्मन इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। उसके अलावा अगर हम कुछ और फैक्ट्स के बारे में बात करें यूनाइटेड नेशंस के बारे में, तो यूनाइटेड नेशंस आपका बनाया गया था 1945 में आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो भाई इसको एग्जैक्ट डेट अगर मैं बताऊं, तो इसको भाई ऑन 24 अक्टूबर 1945 को बनाया गया था। ठीक है, आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इसके हेडक्वार्टर्स की बात करें तो इसके हेडक्वार्टर्स है न्यूयॉर्क यूएसए में, यहाँ पे इसके हेडक्वार्टर्स हैं। उसके अलावा इसकी कुछ बॉडीज़ हैं, उनके भी हेडक्वार्टर्स आपसे पूछे जा सकते हैं कि इनकी बॉडीज़ हैं, उनके हेडक्वार्टर्स क्या क्या हैं। तो उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं उसके प्रिंसिपल्स ऑर्गन्स। तो आपके यूनाइटेड ऑर्गन नेशंस के टोटल 6 ऑर्गन्स हैं। जैसे 6 ही ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, ऐसे ही इनके 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं। वो कौन कौन से हैं?
सबसे पहले वो है आपका यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, दूसरा आपका यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, थर्ड ऑर्गन है आपका यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, फोर्थ ऑर्गन है ट्रस्टीशिप काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, फिफ्थ ऑर्गन है आपका यूएन सेक्रेटरीट, और लास्ट में सिक्स्थ ऑर्गन है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ओके, अगर बात करें इनके हेडक्वार्टर्स की, तो भाई इन पांचों के हेडक्वार्टर्स हैं न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क में। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के हेडक्वार्टर्स हैं द होज, न्यूजर नीदरलैंड में। ठीक है, इसी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के रिलेटेड एक और बॉडी है जिसका नाम है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। ये आपका अलग है, ये यूनाइटेड नेशंस की ऑर्गन में नहीं आता है, लेकिन इसके भी हेडक्वार्टर्स भाई आपके होज नीदरलैंड में ही है। ठीक है, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के हेडक्वार्टर्स भी कहाँ पे, आपके होज नीदरलैंड में ही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। ये वही आपका क्वेश्चन आ गया, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ये कहाँ भाई आपका, आपके न्यूयॉर्क नहीं, आपके द होज नीदरलैंड में है। उसके अलावा जिनेवा में क्या भाई, जिनेवा में है आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर्स हैं। ओके, उसके अलावा जो आपका वीपो है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, उसके भी हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, जिनेवा में है। न्यूयॉर्क में क्या है आपका, यूनाइटेड नेशंस, उसके जितने 5 ऑर्गन हैं उसके। पेरिस में क्या है, पेरिस में है आपके हेडक्वार्टर्स आपके यूनेस्को के। ठीक है, यूनाइटेड नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं भाई, आपके पेरिस में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। हाउ मैनी मेंबर कंट्रीज आर देयर इन वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक बताना भाई कितने मेंबर कंट्रीज हैं इसके। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर्स की। तो वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर्स हैं आपके वॉशिंगटन डीसी, जो कि आपकी यूएस की क्या है, आपकी कैपिटल है। यहाँ पे आपके वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर्स हैं। और इसकी भाई एस्टाब्लिश किया गया था इसको इन द ईयर 1944। और 189 टोटल इसकी मेंबर कंट्रीज हैं। टोटल कंट्रीज हैं इसकी आपकी 189। उसके अलावा एक और बॉडी है आपकी, बॉडी का नाम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ भी हैं आपके, आईएमएफ के हेडक्वार्टर्स भी आपके वॉशिंगटन डीसी में ही हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बस लास्ट के 6 क्वेश्चंस बचे हैं। हेडक्वार्टर्स ऑफ नाटो, नाटो के हेडक्वार्टर्स भाई। तो नाटो क्या है भाई, नाटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसके आपके भाई टोटल 30 मेंबर्स हैं, टोटल 30 मेंबर्स हैं, जिसमें से 28 आपकी क्या हैं, यूरोपियन कंट्रीज हैं। ठीक है, और 2 आपकी क्या हैं, नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज हैं। वो कौन कौन सी हैं आपकी, यूएसए एंड कनाडा। हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं भाई आपके, इसके हेडक्वार्टर्स आपके ब्रुसेल्स, जो कि कहाँ है आपकी, जो कि आपकी बेल्जियम की क्या है, कैपिटल है। ठीक है, उसके अलावा जो ये एक कंट्री है बेलारूस, इसको याद रखना, ये आपकी नाटो का हिस्सा नहीं है, नॉट ए मेंबर ऑफ नाटो। ये यूरोपियन कंट्री है। ठीक है, ये रसिया का दोस्त है, तो रशिया का दोस्त है तो नाटो में क्या ही करेगा ये। तो यहाँ से एक बार क्वेश्चन आया था, वहाँ पे ऑप्शन में था बेलारूस, शायद सीएपीएफ में आया था, और यही बताना था कि कौन सी कंट्री आपके नाटो का मेंबर नहीं है। ठीक है, तो बेलारूस उसका ऑप्शन था। ओके, उसके अलावा एक और बॉडी है आपकी, बॉडी का नाम है यूरोपियन यूनियन। ठीक है, आपकी जो यूरोपियन यूनियन है गाइज, इसके हेडक्वार्टर्स भी कहाँ पे हैं, इसके हेडक्वार्टर्स भी ब्रुसेल्स में हैं। इसको भी जरा ध्यान रखेंगे। ओके, और यूरोपियन यूनियन से याद आता है यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ईएसए। ठीक है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जिसके हेडक्वार्टर्स हैं कहाँ पे, पेरिस में।
जो कि क्या है आपकी फ्रांस की कैपिटल है। इसी पेरिस में आपके यूनेस्को के भी हेडक्वार्टर्स है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। इन विच ऑफ द ईयर द फोटो ऑफ महात्मा गांधी टेकन इन विच इज नाउ यूज इन आवर करेंसी नोट्स। बताना हमें कि जो करेंसी नोट्स पे जो हमारे गांधी जी की फोटो लगती है ना, उसको कौन से साल में खींचा गया था। तो इस फोटो को भाई क्लिक किया गया था इन द ईयर 1946। 1946 में इस फोटो को क्लिक किया गया था, जो कि आज के टाइम पे हम यूज़ करते हैं अपने करेंसी नोट्स पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। रायसीना डायलॉग इज एन एनुअल मल्टीलेटरल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड बाय विच मिनिस्ट्री। तो भाई एक रायसीना डायलॉग हर साल एक कॉन्फ्रेंस होती है मल्टीलेटरल, मतलब कई सारी कंट्रीज़ के बीच में। कहाँ पे होती है, आपके न्यू दिल्ली में होती है। इंडिया इसको ऑर्गेनाइज कराता है। हमें बताना है कि कौन सी मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज कराती है। तो गाइज इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट ए G8 मेंबर। हमें बताना G8 का मेंबर कौन नहीं है। तो ना आपकी ना ये तीन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एक आपकी G7, एक आपकी G8, एक आपकी G20। तो क्या है, G7 में 7 कंट्रीज हैं, G8 में 8 कंट्रीज हैं। तो इंडिया जो है G7 का भी पार्ट नहीं है, G8 का भी पार्ट नहीं है, लेकिन हाँ G20 का पार्ट है। तो राइट आंसर इज हमारा इंडिया। ठीक है, G20 का एक इंडिया पार्ट है, जिसका अभी अभी बाली इंडोनेशिया में क्या हुआ था, सबमिट हुआ था। ठीक है, इसी के साथ क्या आ गई है, इसकी जो प्रेसिडेंसी है वो इंडिया के पास आ गई है। और इंडिया जो है अगले साल न्यू दिल्ली में क्या करेगा, इसका सबमिट जो है वो होस्ट करेगा इन द ईयर 2023। तो क्या होता है, ये एक 20 मेंबर्स कंट्री का एक ग्रुप है, जिसकी कोई परमानेंट स्टाफ या सेक्रेटरेट नहीं है। तो हर साल रोटेशन में एक कंट्री को इसकी प्रेसिडेंसी मिलती है, और उसी कंट्री को आने वाले साल में उसका समिट जो है वो होस्ट करना पड़ता है। तो अभी वो प्रेसिडेंसी इंडिया को मिली है, तो अगले साल इंडिया जो है इसका समिट जो है वो होस्ट करेगा इन न्यू दिल्ली। सेकंड लास्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द नेम गिवन टू इंडियाज फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट विच इज शेड्यूल्ड टू बी लॉन्च्ड बाय द एंड ऑफ 2024। कितना लंबा हो गया। तो क्या नाम है भाई उसका, सबको पता है यार, फैली इंडिया की ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। नाम है भाई आपका गगनयान। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। खय्यम सैटेलाइट विच वाज रिसेंटली इन न्यूज बिलोंग्स टू विच कंट्री। तो ये अभी न्यूज में थी, खय्यम सैटेलाइट कौन सी कंट्री की है ये हमें बताना है। तो खय्यम सैटेलाइट भाई ईरान की एक सैटेलाइट है। ठीक है, जिसको अभी भी लॉन्च किया था। और किसने लॉन्च किया था, इसको भाई लॉन्च किया था रशिया ने। ठीक है, सैटेलाइट तो ईरान की है, लेकिन ईरान ने इसको लॉन्च कराया था रशिया से। ठीक है, लॉन्च्ड बाय रशिया। और रशिया ने जिस रॉकेट का यूज़ करते हुए इस सैटेलाइट को लॉन्च किया था, उस रॉकेट का नाम था, यूजिंग रॉकेट, उस रॉकेट का नाम था सोयूज। तो दो क्वेश्चन बन सकते हैं कि सोयूज रॉकेट कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है, या फिर खय्यम सैटेलाइट जो है वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करती है। और ये नाम रखा गया है, एक पुराने टाइम पे एक साइंटिस्ट होते थे जिनका नाम है उमर खोयम। तो उमर खोयम एक पर्शियन साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पे इन्होंने एक सैटेलाइट बनाई है जिसका नाम रखा है खय्यम सैटेलाइट। और इसको लॉन्च किया है रशिया के सोयूज रॉकेट ने। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने स्टैटिक और करंट वाला पोर्शन दोनों ही क्या किया है, इंक्लूड करने की कोशिश की है। आपको क्या करना है, वीडियो देखनी है एंड नोट्स बनाने हैं, एंड बार बार उनको क्या करना है, रिवाइज करना है। उसके अलावा एक वीडियो आपकी ऑलरेडी हो चुकी है जिसमें हमने स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे। एंड मैथ्स की भी 2 वीडियोस में करा चुका हूँ भाई। मैथ्स में मैंने एक वीडियो में कराया था टाइम एंड वर्क। ठीक है, कंप्लीट एक वीडियो है। दूसरी वीडियो में मैंने कराया हुआ है आपका परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, गेन लॉस, ये सब मैंने करवाया हुआ है। तो नहीं देखी है तो जाके देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। एंड आई विल प्रोवाइड दिस PDF ऑन आवर टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल है आपका ये डिफेंस ब्रेनरी, इसको ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे आपको मिल जाएगा चैनल। एंड अगर वीडियो पसंद आए देन
make sure you will like and share this with your friends. Okay, take care, bye bye.